चलो अभी के क्लास में हम लोग को क्या करना है कि जो अभी हम लोगों ने प्लांट टिश्यू पढ़ा है उस प्लांट टिश्यू के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिक्टेट भी करूँगा और लिखूँगा भी, उसको लिखते भी रहना और उसका आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर वन है द स्टडी ऑफ टिश्यू। कुछ चीज़ें यहाँ पे तुमको नहीं मिलेंगी, ठीक है, जो तुमको अभी तक बताया नहीं गया होगा, तो उसको भी यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते रहना। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, फर्स्ट ऑप्शन साइटोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन एम्ब्रायोलॉजी, थर्ड ऑप्शन हिस्टोलॉजी एंड फोर्थ ऑप्शन पैथोलॉजी। देखो जैसे हम बायोलॉजी कहते हैं तो बायोलॉजी में क्या करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बायोस मतलब लिविंग और लॉजी मतलब स्टडी। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि स्टडी ऑफ टिश्यू की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में करते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है ऑप्शन साइटोलॉजी, तो साइटोस का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि साइटोलॉजी में हम सेल की स्टडी करते हैं। यहाँ एम्ब्रायोलॉजी दिया हुआ है, एम्ब्रायो की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में करते हैं उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रायोलॉजी। लास्ट में दिया हुआ है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, पैथॉन, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करते हैं, पैथोजन के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। लास्ट जो बचा जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, टिश्यू की। स्टोन का मतलब क्या होता है, टिश्यू की स्टडी करते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा बेटा, सी ऑप्शन। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेनी काइंड्स ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म। क्वेश्चन है मेनी काइंड्स ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑप्शन ए ऑर्गन, ऑप्शन बी ऑर्गन सिस्टम, ऑप्शन सी बॉडी सिस्टम एंड ऑप्शन डी ऑर्गेनल। ध्यान से समझना है यहाँ पे। मैंने बताया था कि जब बहुत ढेर सारे सेल्स एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ऐसे ही बहुत ढेर सारे टिश्यू जब मिलके और किसी एक प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो टिश्यू का जो ग्रुप होता है वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यू का ग्रुप क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और बहुत ढेर सारे ऑर्गन का ग्रुप क्या बनाता है बेटा, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा सेकेंड क्वेश्चन का, ऑर्गन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ ऑप्शन ए। पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ, चलो मैं सिर्फ क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा, ऑप्शन लिखूंगा। पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ ऑप्शन 1 सिंपल टिश्यू, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ऑप्शन सी जाइलम, ऑप्शन डी फ्लोएम। तो सिंपल सी बात है, तुमने पढ़ा है पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा किसके टाइप हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू या सिंपल टिश्यू कह सकते हो। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सिंपल टिश्यू। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हस्क ऑफ कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द हस्क ऑफ कोकोनट, द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ, द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ ऑप्शन ए कॉलेनकाइमा, ऑप्शन ए कॉलेनकाइमा, ऑप्शन बी स्कैलरेनकाइमा, स्कैलरेनकाइमा, ऑप्शन सी एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन डी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो क्या होगा आंसर बेटा? स्कैलरेनकाइमा। याद करो मैंने बताया था हस्क ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट के बाहर का जो लेयर होता है, जो फाइब्रस लेयर होता है, एक स्मूथ लेयर होता है, वो किसका बना होता है? स्कैलरेनकाइमा का, डेड सेल का। ठीक है ना, वो डेड होता है और यहाँ पे डेड सेल कौन है? सिर्फ स्कैलरेनकाइमा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लिखो। देखो द बेसिक प्रिंसिपल, क्वेश्चन नेक्स्ट है, द बेसिक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन which categories, based on which categorize plant tissue as meristematic and permanent is, plant tissue as meristematic and permanent is। ऑप्शन ए है कैपेसिटी टू डू फोटोसिंथेसिस, कैपेसिटी टू डू फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन बी है कैपेसिटी टू लोकोमोट। ऑप्शन सी है कैपेसिटी टू डिवाइड। ऑप्शन डी है कैपेसिटी टू परफॉर्म फंक्शंस। ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि द बेसिक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच कैटेगराइज प्लांट टिश्यू एज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। कौन से बेसिक प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने प्लांट टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट के फॉर्म में डिवाइड किया था? तो किसके बेसिस पे डिवाइड किया था? किसके? कैपेसिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती थी और जो परमानेंट थे वो डिवाइड नहीं होते थे। तो आंसर क्या होगा? कैपेसिटी टू डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Which type of tissue has lignified cell wall? Which type of tissue have lignified cell wall? ऑप्शन ए, क्वेश्चन लिख लिए। Which type of tissue has lignified cell wall? Lignified cell wall कौन सा क्या होना चाहिए? Lignified cell wall। ठीक है, ऑप्शन ए देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैरेनकाइमा। क्या ये होगा? नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन क्या है हमारा? कॉलेनकाइमा। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे? स्कैलरेनकाइमा। एंड ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे? कैम्बियम। ऑप्शन डी क्या होगा? कैम्बियम। बताओ क्या होगा आंसर? स्कैलरेनकाइमा। याद करो मैंने बताया था कि स्कैलरेनकाइमा के सेल वॉल में लिग्निन नाम का कंपाउंड वहाँ पे क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता और सेल क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? स्कैलरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल तुम्हारे नोट्स के लाइन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? यहाँ पे देखो,
25. हाँ, टुडे ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा. विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर which tissue is responsible for the length growth in plant? Lateral meristem. ऑप्शन सी है यहाँ पे देखो, इंटर कैलरी. क्या हुआ बेटा? इंटर कैलरी. तो क्वेश्चन तो लिखने दो, क्वेश्चन लिखने दो पहले. एपिडर्मिस. बोलो क्वेश्चन क्या है कि कौन से टिश्यू प्लांट के लेंथ के इंक्रीज के लिए, लेंथ के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो कौन से होंगे? एपिकल. लेटरल किसके लिए होता था बेटा? गर्थ के लिए. लेटरल किसके लिए होता था? गर्थ के लिए. और इंटरकैलरी किसके लिए होता था? इंटरनोड के लिए. किसके लिए? इंटरनोड्स के बीच के ग्रोथ के लिए. और एपिडर्मिस क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है. तो देखो एक क्वेश्चन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन छुपे होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर ढूंढ के बैठ जाना. नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसमें. चलो क्वेश्चन लिखो. विच ऑफ द फॉलोइंग statements is incorrect? लाइन इनकरेक्ट के नीचे अंडरलाइन कर लेना कि इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है. ठीक है, इनकरेक्ट के नीचे अंडरलाइन कर लेना, इनकरेक्ट के नीचे अंडरलाइन करना. इसलिए अंडरलाइन कर लेना ताकि तुमको पता रहे कि तुम क्या ढूंढ रहे हो. ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया ना. क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 1, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ध्यान से समझना. स्टेटमेंट नंबर 1 है सम टिश्यूज इन प्लांट डिवाइड थ्रू आउट लाइफ. स्टेटमेंट नंबर 1, सम टिश्यू इन प्लांट divide throughout the life. प्लांट के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कंप्लीटली हर पूरे लाइफ टाइम डिवाइड होते रहते हैं. क्या ये बात सही है या गलत? बोलो. सही है. नेक्स्ट देखो, सेल ग्रोथ. नेक्स्ट क्या है ऑप्शन? सेल ग्रोथ इन animals cell growth in animals is more uniform as compared to plant. अब देखो ये चीजें तुम्हें मैंने अभी बताया नहीं है, ये ऑप्शन के बारे में मैंने तुमको बताया नहीं, ध्यान से समझना. कहाँ पे बेटा? सेकेंड, इज मोर यूनिफॉर्म. सुनो ध्यान से, पहला स्टेटमेंट तुमको पता है, इसके बारे में पहले बताया है. सेकेंड स्टेटमेंट तुम्हें नहीं पता है, मैंने अभी नहीं बताया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन होगा. कैसे होगा भी देखना. सी देखो, मान लो तुमको सेकेंड ऑप्शन के बारे में तुम्हें पता नहीं है. सी देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे. एनिमल हैव मोर डेड more dead tissue as compared to plant. ऑप्शन डी देखो यहाँ पे, देयर इज नो डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल. सुनो ध्यान से, देयर इज नो डिमार्केशन इन डिवाइडिंग. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तुम्हारे लिए, लेकिन देखो अभी कैसे
क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये था कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, गलत वाला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट तुम्हें सही लग रहा है, इसके बारे में डिस्कशन में लिया था, सही है। दूसरा स्टेटमेंट के बारे में तुम्हें बताया नहीं था, दूसरे स्टेटमेंट के बारे में तुम्हें बताया नहीं था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट जो है, एनिमल्स हैव मोर डेड टिश्यूज एज कंपेयर टू प्लांट। अब मुझे बताना, प्लांट में तुमने जितने भी टिश्यूज पढ़े थे, एक मेरिस्टेमेटिक पढ़ा था, एक सिंपल परमानेंट पढ़ा था और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में 3 टिश्यू जाइलम के और 1 टिश्यू फ्लोएम के क्या थे, डेड थे। 3 कंपोनेंट जाइलम के और 1 कंपोनेंट फ्लोएम का क्या था, डेड। उसके बाद तुम्हारा सिंपल का 1 कंपोनेंट स्केलेरन काइमा क्या होता है, डेड होता है। कॉर्क तुम्हारा क्या होता है, डेड होता है। तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट आर व्हाट, डेड। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या दिया है, एनिमल्स हैव मोर डेड टिश्यूज एज कंपेयर टू प्लांट। क्या स्टेटमेंट सही है, गलत है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होने जा रहा है, ऑप्शन सी। क्लियर है। तो बिना कुछ समझे, देखो कभी भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें तुमको आंसर नहीं पता होता है, लेकिन ये पता होता है कि ये डेफिनेटली ये तो आंसर नहीं होने जा रहा है। अब तुम ये तो आंसर तुम्हारा होता नहीं, ये तुम्हारा आंसर होता नहीं, कंफ्यूजन इसके बीच में था, तुमने ये क्लियर कर लिया कि यही आंसर होगा। क्लियर ना, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखो, ए परमानेंट स्लाइड shows thin walled isodiametric cells, thin walled isodiametric cells with a large vacuole, full stop, उसके आगे लिखो the slide contain ऑप्शन ए पैरेन्काइमा। अब ऐसे समझो ध्यान से, मान लो तुमको मैंने अभी तक आइसोडायमेट्रिक बताया नहीं है, ठीक है, मान लो आइसोडायमेट्रिक तुम्हें बताया नहीं था, फिर भी तुमको आइसोडायमेट्रिक के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा देखना। सेल्स, पहला क्या है ऑप्शन, पैरेन्काइमा सेल्स। दूसरा ऑप्शन क्या है, नर्व सेल्स। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, नर्व सेल्स। तीसरा ऑप्शन क्या है, स्केलेरन काइमा सेल्स। और चौथा ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन, कोलेनकाइमा सेल। ध्यान से समझो आंसर कैसे निकलेगा। पहली बात, आंसर क्वेश्चन क्या दिया होता है, ये परमानेंट स्लाइड शोज थीन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक सेल्स विथ लार्ज वैक्यूल। ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एनिमल सेल है, उसमें सेल वॉल नहीं होता, तो यहाँ वॉल की बात नहीं हुई, ये हमारा कैंसिल आउट है। क्वेश्चन क्या था, थीन वॉल। क्या है बेटा, थीन वॉल। सेल वॉल क्या होना चाहिए, पतला। ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि स्केलेरन काइमा का वॉल क्या होता है, थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ व्हाट, लिग्निन। तो ये भी तुम्हारा आंसर नहीं होगा। लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल तो सब में होता है, प्लांट सेल सब में वैक्यूल होगा, लेकिन वैक्यूल जरूरत से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जितना नॉर्मल सेल में वैक्यूल बड़ा होता है उससे ज़्यादा वैक्यूल। और वैक्यूल ज़्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि स्टोरेज करना होता है, और वो होता किस में है, पैरेन्काइमा। आई बात समझ में? तो ये मेरा जो क्वेश्चन करने का तरीका था ये हो गया। अभी यहाँ पे तुमको एक वर्ड बताना है, आइसोडायमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आइसोडायमेट्रिक क्या होता है, सुनो ध्यान से। मैंने तुमको पैरेन्काइमेटस सेल का शेप बताया था बेटा, ध्यान से समझो। वहाँ पे शेप बताया था, शेप में मैंने बताया था ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, बताया था ना। आइसोडायमेट्रिक इज अ केस, आइसोडायमेट्रिक इज अ केस। मान लो कहा मैंने कि ये लीफ था, इस लीफ में पैरेन्काइमा टिश्यूज था। क्या था, पैरेन्काइमा टिश्यू।
तो इस पैरेन्काइमा, लीफ वाले पैरेन्काइमा टिश्यू में अगर सेल का शेप ओवल है तो पूरे के पूरे पैरेन्काइमा के सेल के शेप क्या होंगे? ओवल होंगे। वहां पे ऐसा नहीं कि कुछ ओवल, कुछ स्फेरिकल, कुछ पॉलीगोनल होंगे। अगर रूट के पैरेन्काइमा की बात करें तो वहां पे अगर मान लो स्फेरिकल था तो सारे के सारे सेल क्या होंगे? स्फेरिकल। मतलब एक टिश्यू के अंदर एक जगह पे अगर कहीं पैरेन्काइमा टिश्यू है और उसमें एक तरह का सेल का शेप अगर है तो सारे के सारे सेल का शेप क्या होगा? सेम होगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आइसोडायमेट्रिक। और ये कहाँ पे होता है? पैरेन्काइमा में होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं बेटा। तो बेटा जब पढ़ोगे अच्छे से तो क्वेश्चन सारे तुमको इजी लगेंगे। अभी बिना पढ़े अगर कुछ पढ़ते तो वो चीज़ें तुमको टफ लगती। तुमने पढ़ रखा है तब तो इजी लग रहा है। क्वेश्चन लिखो। व्हाट डू यू मीन बाई डिफरेंशिएशन इन प्लांट टिश्यू? व्हाट डू यू मीन बाई डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब बताना है इन प्लांट टिश्यू। इन प्लांट टिश्यू चलो बताओ। हाँ सुनो ध्यान से, मैंने डिफरेंशिएशन वर्ड तुमको पढ़ाया हुआ है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको लिखना पड़ता है। मैंने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके नए नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अब मान लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने बहुत ढेर सारे सेल्स का फॉर्मेशन किया। मैंने बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है, उनके सेल का शेप सब बहुत सिंपल होता है, सब सेम तरह का होता है। अब इससे मान लो मुझे क्या बनाना था, मान लो इससे मुझे एक परमानेंट टिश्यू बनाना है, मान लो मुझे बनाना है पैरेन्काइमा। क्या बनाना है बेटा? पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसका जो सेल वॉल है वो ऑलरेडी थिन है, ठीक है, मैं इसके अंदर वैक्यूल का साइज बड़ा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? वैक्यूल का साइज। और इसमें से वही सेल पिक करूंगा जो आइसोडायमेट्रिक हो। क्या हो बेटा? आइसोडायमेट्रिक हो। क्लियर है? कोई दिक्कत है? और ऐसे वही सेल पिक करूंगा जिसके सेल वॉल क्या हो? थिन हो। तो मतलब पैरेन्काइमा बनाने के लिए जो जो कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी वो कैरेक्टर यहाँ पे मैं चेंज करके वो कैरेक्टर इन सारे सेल्स में लेके आऊंगा और फिर इन सारे सेल्स को क्या बना दूंगा? पैरेन्काइमा बना दूंगा। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू द परमानेंट टिश्यू आफ्टर सम चेंज इज नोन एज व्हाट? डिफरेंशिएशन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आंसर लिख लो फटाफट उसको अपनी कॉपी में, अपनी लैंग्वेज में। हो गया बेटा? चलो क्वेश्चन लिखो एक और। विच टिश्यू primarily attribute to the easy bending of various part of plant. Easy bending of various part of plant. Which tissue primarily attribute to
easy bending of various part of plant. यहां देखो ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी स्केलेरेन्काइमा, ऑप्शन सी कोलेन्काइमा एंड ऑप्शन डी NOA, नन ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो क्या होगा आंसर हमारा? बेंडिंग के लिए क्या चाहिए होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है बेटा? कोलेन्काइमा। ये तो पता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द प्राइमरी सरफेस, व्हाट इज द प्राइमरी सरफेस टिश्यू, व्हाट इज द प्राइमरी सरफेस टिश्यू ऑफ इंटायर प्लांट, ऑफ इंटायर प्लांट? What is the primary surface tissue of entire plant? देखो आंसर बताना मुझे इसका, कौन सा टिश्यू प्राइमरी सरफेस टिश्यू होता है प्लांट के हर एक पार्ट का? प्लांट के हर एक पार्ट पे सरफेस पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, उसके सरफेस पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस। क्या होगा बेटा? एपिडर्मिस। मैंने बताया था ना कि एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो प्लांट के हर एक पार्ट को कवर करता है। ध्यान से समझना एक चीज और, क्वेश्चन कैसे बदलता। ये आंसर किस चीज का है? आंसर है प्राइमरी सरफेस टिश्यू। किसका आंसर है बेटा? प्राइमरी सरफेस टिश्यू। तो ये आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? एपिडर्मिस के साथ। लेकिन अगर यही क्वेश्चन क्या होता सेकेंडरी सरफेस टिश्यू, क्या होता बेटा? सेकेंडरी सरफेस टिश्यू क्या होता? सेकेंडरी सरफेस टिश्यू। तो हमारा आंसर किसके साथ जाता? कॉर्क के साथ। किसके साथ जाता? कॉर्क के साथ। क्यों प्राइमरी? क्योंकि स्टार्टिंग से था। क्यों सेकेंडरी? क्योंकि आफ्टर मैच्योरिटी आया। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, विच टिश्यू इज नोन एज, विच टिश्यू इज नोन एज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, विच टिश्यू इज नोन एज living mechanical tissue, which tissue is known as living mechanical tissue, living mechanical tissue? ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्केलेरेन्काइमा, ऑप्शन सी कोलेन्काइमा, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ एबव। चलो बताओ इसका आंसर। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, बताओ भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो गया, दिमाग घूम गया शायद। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना? तो क्या है आंसर? स्केलेरेन्काइमा। ठीक, चलो अभी बताते हैं आंसर सही है या गलत। ध्यान से समझो। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा स्केलेरेन्काइमा सही होता है, लेकिन सबसे बड़ा बैरियर सामने लगा हुआ है, क्या? लिविंग। तो आंसर तुम्हारा स्केलेरेन्काइमा तो नहीं होगा, पहले ही कट गया। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम पैरेन्काइमा करता नहीं है। पैरेन्काइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता ही नहीं, तो मैकेनिकल वर्क से इसका मतलब नहीं है। हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? कोलेन्काइमा के साथ।
फ्लेक्सिबिलिटी विथ स्ट्रेंथ, याद करो फ्लेक्सिबिलिटी विथ स्ट्रेंथ, पैकिंग करके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। कौन? कॉलेनकाइमा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? तो आंसर हमारा क्या होगा? कॉलेनकाइमा। एक वर्ड अगर नहीं होता, लिविंग नहीं होता, तो मैकेनिकल टिश्यू में किसके साथ जाते? स्केलेरनकाइमा के साथ। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। वाई द सेल वॉल्स ऑफ वाई द सेल वॉल ऑफ वाई द सेल वॉल्स ऑफ वाई द सेल वॉल ऑफ वाई द सेल वॉल ऑफ कॉलेनकाइमा tissues are unevenly thickened देखो, कॉलेनकाइमा के सेल्स पढ़ाते समय तुमको कॉलेनकाइमा टिश्यू पढ़ाते समय बताया था कि इनके जहाँ पे ज्वाइनिंग होती है सेल्स की, वहाँ पे जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं? थिक होते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज पैक्टिन एसेट्रा कंपाउंड्स। मतलब अलग अलग बहुत ढेर सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका डिपोजिशन हो जाता है कहाँ पे? कॉलेनकाइमा सेल्स के कॉर्नर पे, और वो थिक हो जाते हैं। और यही थिक कॉर्नर ही आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर हैं किसके? कॉलेनकाइमा के। बहुत ढेर सारे टिश्यूज रख दिए जाएं और कह दिया जाए कॉलेनकाइमा पहचानो, तो कैसे पहचानोगे? ऐसे टिश्यूज जिनके सेल के कॉर्नर पे क्या हो? थिकनिंग हो। बात समझ में आ गई? तो क्या होंगे? कॉलेनकाइमा होंगे। बहुत सारे हैं, जब तक करोगे तब तक कराएंगे। अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो। आर कॉलेनकाइमा टिश्यूज, देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें ज़रूरी है। लिखो इसमें, आर कॉलेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ द प्लांट। बताओ, आंसर बताओ। क्या कॉलेनकाइमा टिश्यू प्लांट के रूट में प्रेजेंट होते हैं? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या कॉलेनकाइमा टिश्यू प्लांट के रूट में प्रेजेंट होते हैं? कैसे पहचानोगे होते हैं कि नहीं होते हैं? उनको बेंड करने की कोशिश करो, अगर वो बेंड हो गए तो क्या होंगे? कॉलेनकाइमा होगा, और बेंड नहीं हुए तो क्या होगा? कॉलेनकाइमा नहीं होगा। आंसर है कि रूट में कॉलेनकाइमा एब्सेंट होता है। कभी भी देखना, देखो बेंडिंग का ये मतलब नहीं है कि ये वायर है और हमने क्या किया, यहाँ दूर दूर से ऐसे बेंड कर दिया। बेंडिंग का मतलब दो विसिनिटी वाले पॉइंट पे बेंड करने की कोशिश करो ना। बात समझ में आ रही है? तो ये देखो कि बेंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम कॉर्नर से। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि रूट्स बहुत डेलिकेट होते हैं, जब उनको बेंड करने की कोशिश करोगे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ड्यू टू एब्सेंट ऑफ व्हाट? कॉलेनकाइमा। उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। क्लियर? क्यों फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है उनको भाई? इसलिए नहीं है क्योंकि वो सॉइल में क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। सॉइल के अंदर तो विंड फ्लो नहीं कर रहा है ना, वहाँ हिलने डुलने की जरूरत नहीं है ना, तो इसलिए वहाँ पे कॉलेनकाइमा टिश्यू की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? कोई दिक्कत है? तो इतने सारे क्वेश्चन, चलो अब बाकी क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। चलो ठीक है।